तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ लाइक दिस, राइट। अब हमारे पास ऐसे एन पॉइंट्स हैं बेटा। पहले वन पे M1, M2, M3, Mn। ये पॉइंट क्या है? X1 Y1 Z1। ये पॉइंट क्या है? X2 Y2 Z2। ऐसे ही करते 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 ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? XN YN ZN। हाँ सर। अच्छा, तो अब बताओ जरा मुझको फिर, क्या बताओगे? कि XCOM क्या होगा? बोलो, कैसे निकालेंगे XCOM? हाँ बोलो, बोलो बोलो। नहीं पता कैसे सर। निकाल? हाँ, तो पढ़ा ही नहीं सर चैप्टर। चैप्टर पढ़ा ही नहीं? हाँ, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा मैंने। तो पढ़ाया नहीं कि आपने नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। M1 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर क्या करोगे? M2 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट, भाई XCOM निकाल रहे हो ना, हाँ तो सर। इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन, सबको ऐड करो, जितने भी मासेस हैं। कर दोगे ये? हाँ सर। फिर अपॉन क्या कर दोगे? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब ऐसे ही YCOM निकालना हो तो कैसे निकालोगे? Y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। M1 को उसके Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, M2 को उसके Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, सो ऑन Mn को उसके Y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, लाइक दिस, हाँ सर। अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही ZCOM लिख के दिखाओ जरा, कैसे लिखोगे? M1 Z1 हाँ, प्लस वेरी गुड M2 वेरी गुड, Z2। समझ गए आप, है ना? M1 को उसके Z कोऑर्डिनेट से, भाई Z निकाल रहे हो तो Z आएगा, Y निकालोगे तो Y आएगा, X निकालोगे तो X आएगा। सो जितने भी मासेस हैं, ठीक है, वहां पर सिस्टम में, क्वेश्चन में, सवाल के अंदर जितने भी मासेस होंगे सबका ऐड करना, ठीक है? हाँ सर। ये हो गया ZCOM। सही बात, समझ आया इतना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, फिर कोई, किसी ने क्या बोला? किसी ने बोला कि क्या मैं इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। हाँ सर। किसी बच्चे ने बोला कि क्या मैं इसका पोजीशन वेक्टर R1 लिख दूं, इसका R2 लिख दूं, ऐसे ही करते करते इसका RN लिख दूं? हाँ सर। तो अगर आपको RCOM निकालना है वेक्टर में, तो कैसे निकालोगे? M1 R1 वेक्टर, हाँ M2 R2 वेक्टर, कहां तक जाना है? जितने मासेस हैं सबका, सेंटर। होल अपॉन, बोलो। हाँ सर। सही बात है। हाँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सर हम यहाँ कोई ओरिजिन ले रहे हैं और उससे ये सब निकाल रहे हैं, राइट? हाँ सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके स्टेटमेंट में आएगा एग्जाम में। यहां हम ओरिजिन कहीं भी ले, ये हमने एक्स एक्सेस एक्सेस लिया ना, भाई सेंटर ऑफ हाँ। मास क्या है? एक पॉइंट है। हाँ। किसी भी एक पॉइंट को आपको डिफाइन करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? एक्सेस डिफाइन करना होगा। हाँ।
तो एक्सेस आप कहां ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, उस पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। ये बात मैं बोल रहा हूं इस लाइन में। सर प्रूफ करके बताओ, हम नहीं मानेंगे। कैसे मान ले हम, आपकी बात कैसे मान ले बताओ। तो हम प्रूफ करके बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सर, हमने दो मासेस लिए ऐसे, M1 M2, इन दोनों को हमने L दूरी पे रख दिया, रख दिया। हाँ सर। L दूरी पे रखे दोनों, सेम सिस्टम है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्सेस लोगे, राइट। तो हमने एक्सेस ऐसा ले लिया, बोलो। हाँ सर। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस ले लिया, तो ऑटोमेटिकली इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। अब इस वाले मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सर ये ओरिजिन ले लो इसको, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या ये होगा। हाँ सर। 0 एक्स एल और 0। सही बात है ना। अब हाँ यहां सर। पर देखो, आपको अगर एक्स सी ओ एम निकालना हो तो क्या करोगे, सर M1 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, यही तो सिखाया अभी। M2 इंटू हाँ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ सर। टोटल अपॉन मास। M1 प्लस M2 टोटल मास। यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास आया, और इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, M2L अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा 0। सही बात। हाँ सर। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये डिस्टेंस है, सोच के बताओ, है। और ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये डिस्टेंस इतनी है, बताओ, सोच के बताओ। ये 0,0 है, ये इतना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, M2L अपॉन M1 प्लस M2 होगा। और अगर ये डिस्टेंस M2L अपॉन M1 प्लस M2 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, M1L अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो L था ना, बोलो। हाँ। हाँ सर। अच्छा YCM निकालें, M1 इंटू 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, M2 इंटू 0, इसका यहाँ y पर भी। कोऑर्डिनेट भी 0 है, राइट। हाँ सर। तो जब भी x और y दोनों 0 हो, XYZ तीनों 0 हो, तब उसका सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहां से आपने ये सीखा, हाँ सर। ठीक। अब हमने क्या बोला आपसे, अब हमने बोला है कि हम एक्सिस को क्या सेट कर लेते हैं, हम अपना जो हमारा ये है ओरिजिन है उसको चेंज कर लेते हैं, ये ओरिजिन बना देते हैं, और ये माइनस एक्स एक्सिस इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, -L,0 हो जाएगा। हाँ सर। अब फिर से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो जरा, कितना होगा, M2 यम इंटू इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। वो M1 भी। इंटू इसका कोऑर्डिनेट -L, हाँ। कितना हो गया, -M1L अपॉन M1 प्लस M2। और वाई सी एम तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, सिखा दिया, दोनों 0 है तो वाई 0 आना ही है। हाँ सर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई कर रहा है, पर सर ये तो अलग है, अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ तो ऐसी वैल्यू आ रही थी, यहाँ ऐसी वैल्यू आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट ये बता रहा है, ये ये जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता रहा है ये चीज। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, -M1L अरे अपॉन। माइनस नहीं, डिस्टेंस है ना, M1L पॉजिटिव में बोलोगे ना। हाँ सर, पॉजिटिव, सॉरी। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, इतनी है। हाँ सर। तो बची हुई दूरी इन दोनों के बीच कितनी होगी, इतनी होगी कि नहीं। हाँ सर। क्या यही बात ये वाले कैलकुलेशन बोल रहा था, क्या यही कहानी ये वाली कैलकुलेशन बयां कर रही थी। हाँ सर। बस ये हमने प्रूफ कर दिया कि सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन कहीं भी लो, भाई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो सेम ही बता रहा ना, भले ये दिखने में अलग हो, हाँ सर। पर ये सेम कहानी सेम बात को बयां कर रहा है। हाँ।
ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, एक बात और बताओ। यहाँ पे अगर हम इस वाली कैलकुलेशन को कंसीडर करें और हम पूछें आपसे कि एक्स यू एम ये है, ठीक है। हाँ अब अगर आपसे कोई बोल दे कि M2 ग्रेटर देन M1 है, अगर आपसे बोल दे, बोलो। हाँ सर। तो आप ये बात समझ पा रहे हो, M1 COM के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि वो मास उसकी तरफ जाएगा। क्योंकि एक्स COM का जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला डिस्टेंस है, वो M2 के प्रोपोर्शनल, और M2 बड़ा है तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। इससे हम ये इंटरप्रेट करें क्या कि COM लाइज क्लोजर टू हेवियर मास। भारी मास के पास में रहेगा सेंटर ऑफ मास। बोलो। हाँ सर। ये भी आपका स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाएगा, एक ये और एक ये। सही बात। हाँ सर। ये टू मास सिस्टम है, ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है। बोलो यार। हाँ सर। पक्की बात? यस। अगर पक्की बात है फिर एक क्वेश्चन सर करके बताओ। सर हाँ मुझे बोलो। वो थोड़ा, मुझे वो डिस्टेंस का समझा नहीं सर वो। क्या नहीं समझे? ये डिस्टेंस है ना, हाँ, कौन सा बताओ। ये M2 L अपॉन बेटा, ये M1 वाला डिस्टेंस कितना है? M2L/M1 + M2, इन दोनों के बीच का। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? M2L/M1 + M2, ये वाला हाँ। डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? M1L/M1 + M2। हाँ सर। अब अगर M2 ग्रेटर देन M1 है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा इस वाले से? हाँ सर। मतलब सेंटर ऑफ मास किसके पास में है? M2 के पास में है। हाँ सर, जो मतलब ज्यादा बड़ा सेंटर है ऑफ उसके मास जो पास। हैवियर मास है उसके पास में है, यही तो बोल रहा हूं। जो हाँ सर। भारी वाला मास है उसके पास में रहेगा सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सर। हाँ। हाँ सर। सर ये M2L M1 प्लस M2 कैसे आया है मुझे समझा नहीं। ये बेटा, ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, ये फॉर्मूला होता है। यहां से मैंने शुरू की थी क्लास, आप शायद थे नहीं उस समय। ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, M1 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, M2 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से, एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास। फिर वाई सी ओम निकालना है तो M1 को Y1 से, M2 को Y2 से, एंड प्लस करते जाओ अपॉन सेंटर ऑफ मास, अपॉन टोटल मास। ऐसे ही जेड सी ओम निकाल सकते हो, ऐसे ही वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। ये दिख रही है आपको स्लाइड? हाँ सर, समझ आया। ये चीज हमने यहाँ अप्लाई की। हमने क्या किया, एक ओरिजिन ले लिया यहाँ पर, तो 0,0 ये हो गया। अगर ये 0,0 है तो ये L,0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस L है। अब हमने क्या किया, एक्सियम निकालने के लिए M1 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, M2 को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया। देखो, M1 × 0, M2 × L अपॉन टोटल मास, तो एक्सियम मिल गया। फिर हाँ वाई सर। सीएम निकालने के लिए M1 को उसके वाई कोऑर्डिनेट से, M2 को उसके वाई कोऑर्डिनेट से, तो ये 0 आ जाएगा। फिर मैं ये समझा रहा था कि आप ओरिजिन कहीं भी लो, आंसर सेम आएगा। फिर हमने ओरिजिन पहले इसको बनाया था, फिर इसको बना दिया, तो ये -L,0 हो गया। फिर सेम प्रोसेस अपनाया, तो एक्सियोम ये आ गया। अब ये दिखने में अलग अलग है, ये और ये दिखने में अलग अलग है, पर ये दोनों सेम चीज है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले मास से, M1 मास से, M2L/M1 + M2 की दूरी पे सेंटर ऑफ मास है। ये वैल्यू क्या बता रही है? इस वाले मास से M1 × L/M1 + M2 दूरी पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? M2L/M1 + M2, यही तो है ये वैल्यू। हाँ सर। ये समझाया, इतना समझाया मैंने अभी तक। ठीक। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन करो भाई। ऐसा क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। ठीक है, चलो करें। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड है 3 मीटर।
ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे ये मासेस रखे हैं, 3 kg, या 2 kg, या 1 kg, या 4 kg। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, लोकेट सेंटर ऑफ मास। नहीं बेटा, समझाया मैंने अभी सर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। ये देखो मैंने लिखा भी है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन आप कहीं भी लो, सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, बस क्या होगा, ओरिजिन बदल दोगे तो उसका कोऑर्डिनेट देखने में अलग लगेगा, पर उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा। ठीक है। ये इसका ऐसा मिड पॉइंट दिखाने के लिए हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम ओरिजिन चेंज करेंगे तो कोऑर्डिनेट तो अलग अलग आएगा, तो एग्जाम में आंसर कैसे देंगे, कैसे पता चलेगा? तो बेटा एग्जाम में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, या तो वो उसको मेंशन करेगा कि कोऑर्डिनेट कैसा लिया आपने, मतलब ओरिजिन को कैसे लिया है, या फिर आपसे डिस्टेंस पूछेगा, वो बोलेगा कि M1 से कितनी दूरी पे है, तो वो आंसर तो सेम आएगा ना, चाहे आप यहाँ ओरिजिन लो चाहे आप यहाँ ओरिजिन लो, सेम आंसर आया। तो या तो वो डिस्टेंस पूछेगा किसी एक मास से, या फिर वो क्या करेगा, ओरिजिन को स्पेसिफाई करके पूछेगा, वो आपको बताएगा कि ओरिजिन कहाँ लेना है। ठीक है, जैसे इस सवाल में मैंने क्या किया है, खुद ओरिजिन को स्पेसिफाई किया, ये ओरिजिन है मेरा, तो यहां मैंने इस ओरिजिन को स्पेसिफाई किया है, इसलिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन स्पेसिफाई नहीं करता तो मैं क्या पूछता, डिस्टेंस पूछता कि 3 kg वाले पार्टिकल से कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ मास। ये बात समझे कि नहीं? ये बात समझे कि हाँ नहीं? सर। हाँ हाँ। सर। हाँ, हाँ यहां मैंने ओरिजिन खुद स्पेसिफाई किया, ओरिजिन कहाँ है, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो ओरिजिन स्पेसिफाई करेगा, नहीं तो वो डिस्टेंस पूछेगा, कहीं किसी एक पार्टिकल से बोल देगा 4 kg वाले से कितनी दूरी पे है, या 1 kg वाले से कितनी दूरी पे है, ऐसे पूछेगा, या फिर वो ओरिजिन को खुद स्पेसिफाई करेगा तो कोऑर्डिनेट पूछेगा। इस सवाल में मैंने खुद ओरिजिन स्पेसिफाई किया। सर ये 0,0 है, 3 मीटर का स्क्वायर है, तो सर ये 3,0 हो जाएगा, ये 3,3 हो जाएगा, और ये 0,3 हो जाएगा। क्या सब लोग कोऑर्डिनेट लिख पाए? कोऑर्डिनेट लिख पाए? कोऑर्डिनेट लिख पाए सर। ठीक है, अब बस खत्म, अब तो खेल हो चुका है। एक्स और सीओ एम निकालो। सर पहला मास 3 kg ये वाला इंटू एक्स कोऑर्डिनेट उसका, प्लस ये वाला 2 kg मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस ये वाला 1 kg मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस ये वाला 4 kg मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट। बोलो। हाँ सर। डिवाइडेड बाई टोटल मास 3214, कितना आया? सर ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 9 हो गया। हाँ ठीक, सर। और नीचे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा क्या? देखो, नहीं 10 आ रहा है क्या? हाँ सर, 2 सारा। है ना, 10 आ रहा है, ठीक। ऐसे ही हाँ वाई सर। सी एम निकालो। सर ये वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई इसका 0 है, ये वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, प्लस ये वाला इसका। मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट, प्लस ये वाला मास इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट। बोलो। हाँ सर। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 10। टेन। कितना हो गया, ये 0 ये 0 ये 3 और ये 12। ठीक है, 12 3 15। यस। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, समझ आया। हो गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई कैलकुलेशन में? नहीं सर, बरोबर है सर। हाँ, करेक्ट है सर। हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। रुकिए सर, देखता हूँ मैं।
सर करेक्ट तो है। हाँ नहीं सर, बरोबर है सर, करेक्ट है सर। हाँ हाँ, बरोबर है, सही है। ये 1.5 है ना, सही तो है। अब इसको लोकेट करना जरा, यहाँ कैसा आएगा? येलो कलर से इसको मैं लोकेट करता हूँ, स्किन कलर से देखो। x 0.9, सर ये 0 है, ये 3 है, ये 1.5 होगा। हाँ सर। 0.9 उस, कहीं यहाँ आएगा। उससे थोड़ा कम। और y क्या है? 1.5, मतलब बीच में। बोलो। हाँ सर। अगर आप, अब मैं ये क्यों कर रहा था, ध्यान से देखना। अगर आप अलोंग y एक्सिस देखोगे तो आप ऐसे देखोगे क्या? सर y एक्सिस के अलोंग देखो ना, 4 और 1 5, 3 और 2 5, इनके बीच में आना चाहिए, आया? हाँ बराबर है सर। ना? तो बीच में आना चाहिए। हाँ, है, इसमें आया आया? सर। आया? हाँ सर। अच्छा, हाँ। अब ऐसे देखना जरा। सर 4 और 3 7, 1 और 2 3, 7 के आस चारों। पास में आना चाहिए, तो 7 के पास में आया। हाँ सर, वो भारी है थोड़ा, हेवी है, उसके पास आया था। आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर, आया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों बताया मैंने? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लो 4 माह से जैसे दे दिए, और आपसे हाँ क्वाड्रेंट, और आपसे मान लो क्वाड्रेंट ऐसा बना दिया, और आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों में से कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। तो जो मेरा बच्चा होगा, जिसने उससे पढ़ा होगा, उसको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो ऐसा देखेगा कि अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा मास ज्यादा है, अलोंग वाई एक्सिस कौन सा मास ज्यादा है, तुरंत बता देगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। हाँ सर। आप समझ में आई ये बात, क्यों मैं बता रहा हूँ? हाँ सर, समझ आया, हेवी है इसलिए वो उसके पास है। हाँ, मतलब मेरा जो बच्चा होगा उसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही बता देगा कि कहाँ है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है मास, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। ये है 4 kg, ये है 7 kg, राइट। और ये हाँ है सर। 3 kg, ये है 2 kg। ठीक। अब हाँ आपसे सर। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट COM लाइज, किस में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड को, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथ है। इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, और इसको फोर्थ कहते हैं। आपके हाँ ऑप्शन सर। ऐसे ही दिए हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दो तरीके के बच्चे होंगे, एक वो बच्चा जो कैलकुलेशन करेगा पूरी, और एक मेरा बच्चा। ठीक। मेरा बच्चा बोलेगा यार ये देखो, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखते हैं पहले हम। सही, ये 7 और 3 10 है, और ये 4 और 2 6 है। ये है। मतलब 10 6 से बड़ा है, मतलब ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है सर। फिर हम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे देख लेते हैं। सर ये देखा, 4 और 7 11, और 2 और 3 5, मतलब अलोंग, अलोंग इसके अलोंग होना चाहिए, राइट। हाँ तो सर। नीचे की तरफ और इसके तरफ, मतलब इस क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, बिना कैलकुलेशन किए। किसको समझ में नहीं आया? हम्म, बोलो। सर ये तो क्या बोल रहे हो बेटा? इसमें बस ये पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, वैसे नहीं बता सकते। क्या जिसमें चीज? डायरेक्ट लोकेशन पूछी हो तो। सर क्या जिसमें है? डायरेक्ट लोकेशन पूछी हो तो नहीं कर सकते, नहीं पूछी हो सकते नहीं है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा।
सर कुछ नहीं। अरे बोलो बोलो, क्या हो गया? सर हम्म। कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो यार, बोलो यार। हाँ सर, समझ गए। समझ गए? यस सर। चलो, एक सेकंड ना, और क्वेश्चन निकाल लें। ये बात आप समझ चुके हो, ठीक। अब तो डिस्क्रीट सिस्टम का आप निकालना आप सीख गए, ठीक है। अब डिस्क्रीट सिस्टम का आप निकालना सीख गए हो, ठीक। अब एक क्वेश्चन और, अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि तीन मासेस हैं, M1 की वैल्यू 1 kg है, M2 की वैल्यू 2 kg है, M3 की वैल्यू 3 kg है। M1 जहां रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर R1 दिया हुआ है I कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप मीटर। जहां M2 रखा हुआ है उसका R2 वेक्टर हमको दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप मीटर। और जहां आर M3 रखा हुआ है उसका वेक्टर दिया हुआ है I कैप प्लस J कैप प्लस, सॉरी, माइनस 4K कैप मीटर। तो हमको क्या बताना है? फाइंड RCOM वेक्टर। करो इसको भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन नीट में आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब मैंने आपको बताया, जैसे हमने M1 X1 M2 X2 M3 X3 Mn Xn लिखा था, M1 Y1 M2 Y2 ऐसे Mn Yn लिखा था, वैसे ही हम M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर Mn Rn वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे RCOM कैसे लिखेंगे? M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर। तीन ही मास है तो तीन तक जाएंगे, मतलब R3 वेक्टर तक जाएंगे, राइट। अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, पुट कर दो वैल्यू। M1 की वैल्यू कितनी है? 1। R1 की वैल्यू क्या है? I कैप प्लस 4J कैप। कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा। 2 इंटू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3 इंटू I कैप प्लस J कैप माइनस 4K कैप, होल अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 6। अब देखना, आई कैप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8। जे कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 3, क्या ये 13 जे कैप आया? बताओ। सर के कैप इधर है 1, यहाँ तो है ही नहीं के कैप, और यहाँ कितना है? -12, तो -11। बोलो, क्या ये ऐसा आ रहा है कुछ? बोलो आंसर। यस सर। ये RCOM वेक्टर है, बोलो। तो क्या एग्जाम में अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाएगा तो आप निकाल लोगे? बोलो। यश। हाँ सर। चलो, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कंसेप्ट वाला पॉइंट है, हैशटैग कंसेप्ट। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडीज लाई एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। कौन समझाएगा इसका मतलब हमको? मान लो ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रॉड है। इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, बच्चे प्यारे बच्चों, इसके सेंटर पे होगा, इस रॉड के बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास होगा।
यूनिफॉर्म रॉड है तो। यूनिफॉर्म वर्ड इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब रॉड की हर पॉइंट पे डेंसिटी उसकी सेम है, यहां भी डेंसिटी सेम, यहां 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 हर जगह सेम। बोलो यस। हाँ सर। अगर मान लेते हैं ये एक रिंग है, Yes, sir. यूनिफॉर्म रिंग है। कैसी रिंग है? यूनिफॉर्म रिंग है। Uniform. तो इसके सेंटर पे, इसका जो सेंटर है यहां सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म क्या है, डिस्क। क्या है ये बेटा? डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूनिफॉर्म का मतलब है डेंसिटी सेम। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। बोलो Yes, यस। sir. मान लेते हैं ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना है, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। क्या है ये? यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल प्लेट। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहां होगा? इसके सेंटर पे होगा। कहां होगा? सेंटर पे। अब सेंटर कैसे पता चलेगा? दोनों डायगोनल को ड्रॉ कर दो, जहां दोनों डायगोनल कट करे वो सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास। समझ आया कि नहीं? मान लो एक इस तरीके से स्क्वायर प्लेट होती तो, अगर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट होती तो क्या करते? दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देते और उन दोनों डायगोनल के अक्रॉस चले जाइए, दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देते ऐसे। और जहां दोनों डायगोनल ने कट किया वो उसका सेंटर ऑफ मास। कैसी प्लेट है ये? यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। ठीक है। यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज, यहां पे एक वर्ड और रखना चाहिए, सिमेट्रिक। ये सारी बॉडी कैसी है? सिमेट्रिक शेप की हैं। कैसी है बेटा? कैसी है सिमेट्रिकल। बेटा? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब दो इंपॉर्टेंट बातें और। कैसी बातें? दो और इंपॉर्टेंट बातें और। ठीक, बताऊं? हाँ सर। Yes, sir. ये आपके पास क्या है? ब्लैक पीपीटी लेके आऊंगा कल से। कलर चेंज करके गलती कर दूंगा। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये आपके पास क्या है बताओ? ये आपके पास क्या है बताओ? हेमिस्फीयर। हाँ, हाँ, आपके पास ये क्या है बोलो? ये आपके पास हाफ हेमिस्फीयर। प्लेट है। क्या प्लेट है? हाफ आप। प्लेट, या सेमी सर्कुलर प्लेट या हाफ प्लेट। हाँ राइट। सर। हाँ सर। इसको आप सेमी सर्कुलर डिस्क भी कहते हो, कह सकते हो। ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बताएगा कोई? सर्कल के सर पॉइंट पे। यहाँ पे पॉइंट बीचों पे। बीच आप ले लो, एक लाइन खींचो पहले। राइट। हाँ और सर। इससे 4r/3 डिस्टेंस पे। यस। ये याद रखना बेटा, ये सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सब बच्चों को समझ में आई ये बात की नहीं आई? बोलो। अब ये क्या थी? ये तो प्लेट थी, हाफ प्लेट थी या सेमी सर्कुलर डिस्क थी।
अब बात आएगी किसकी? अब बात आएगी बेटा रिंग की। किसकी बात आएगी बेटा? रिंग की। जस्ट अ सेकंड, ये मिटा दे रिंग। ये क्या है बेटा? एक रिंग है। क्या है बेटा ये? बोलते जाना भाई, है रिंग। ना? बोलते रिंग है जाना सर, भाई। रिंग। हाँ, बोलते जाना। ये क्या है बेटा? रिंग। रिंग है सर। ऐसी रिंग है। इसका मास क्या है? एम। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? बोलो। याद है कहाँ है? बताओ। 2r/पाई पढ़ा है फॉर्मूला? बोलो। क्या हो गया? ये अटक क्यों रहा है? कितना? 2r/पाई। बोलो। हाँ सर। सर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यस। बोलो। हाँ सर। यस। हाँ अच्छा। सर। फिर और दो फॉर्मूले और हैं। क्या? अगर हॉलो शेल है तो? हॉलो शेल है अगर, हेमिस्फेरिकल शेल है फिर? ओरिजिन की, ओरिजिन पे सर। नहीं बेटा, ओरिजिन पे नहीं होता। ओरिजिन पे कैसे हो जाएगा? अगर हेमिस्फेरिकल शेल है तो, सॉरी, अब सही कह रहे हो। पूरा शेल है तो ओरिजिन पे आएगा, मतलब सेंटर पे ही आएगा। अगर ऐसा आधा शेल है तो बोलो। ऐसा शेल है अगर, फिर कहाँ आएगा? बेटा बोलते जाना साथ में, है ना? ऐसे नहीं कि एकदम बैठे हो। सर बीच में आएगा फिर सर, वैसे ही जैसे हाँ, प्लेट। यहां पर r/2 दूरी पे आता है, हेमिस्फेरिकल शेल है अगर तो। अगर एक हेमिस्फेरिकल शेल है तो r/2 दूरी पे आएगा। ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इसका मैच द कॉलम दे सकता है वो एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है। हाँ सर। अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो? सॉलिड हेमिस्फीयर है तो? सही। बोलो बोलो। सेम आएगा सर। हम्म। सेम आएगा। सेम कैसे आ जाएगा? भाई यहाँ पे जो आपको फीलिंग नहीं आई क्या पहले दो एग्जांपल देख के? देखो मैं बताता हूँ क्या फीलिंग आनी चाहिए। एक बात मुझे बताओ, पहले वाले केस में मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेकंड हाँ वाले सर। में कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर सेकंड वाले केस में मास दूर है ना सेंटर से। हाँ सर। तो ये सेंटर ऑफ मास इस वाले के पास में आएगा, 2r/पाई। देखो 2/पाई की वैल्यू बड़ी है 4/3 पाई से। हाँ सर। है कि नहीं? सोचो। हाँ सर। बड़ी है। तो ये वाला जो हाँ। सेंटर है ये इसके पास में है, रिंग के सरफेस के, रिंग का जो बाहर वाला एरिया है जहां मास कंसंट्रेट है उसके पास में है। हाँ सर। है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे भी मास कहाँ है? शेल के सरफेस पे कंसंट्रेटेड है, यहाँ पूरी वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। फील आ रही कि नहीं इस बात की? हाँ सर, समझ आया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर के पास में होगा, यहाँ सेंटर से दूरी होगा, मतलब जो भी होगा r/2 से कम होगा। कितने बच्चों को ये बात लॉजिक समझ में आया? एक्चुअल में ये 3r/8 पे होता है, r/2 से कम है कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ हाँ, सर। क्योंकि यहाँ पूरी बॉडी में मास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए। बोलो यार। हाँ सर। ये लॉजिक समझे कि नहीं? हाँ सर। सर डेंसिटी सेम है सर इसमें। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सर मास का। हाँ, ये चार फॉर्मूले होते हैं, इनका आपका मैच द कॉलम दे सकता है, इसलिए मैंने लिखवा दिए। ठीक है, इनका सर ये प्रूफ। 3R के नीचे क्या? क्या लिखा हुआ है? क्या? 3R के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3r/8। ये जो दूरी है ना, ये 3r/8 है। फिर से लिख देता हूँ। ओके।
यस सर। समझ आया? हाँ सर। चल, अब ये सब कैसे बॉडी थी बेटा? ये सिमेट्रिक बॉडी थी। ये सिमेट्रिक नहीं, ये कैसी बॉडी थी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब सारे हर पॉइंट पे इसकी डेंसिटी क्या है? बराबर है। डेंसिटी क्या है? बराबर है। तो आपने उसका क्या देख लिया? सेंटर ऑफ मास देख लिया। अब आपका न्यूमेरिकल मेनली इन बॉडीज पे आता है। इस वाली स्लाइड से ही न्यूमेरिकल बनता है। कैसा न्यूमेरिकल बनेगा सर? एक बताओ सर, न्यूमेरिकल बताओ, तब तो हम समझ पाएंगे कैसा आएगा एग्जाम में। अभी आप सोच रहे होगे ना कि ये क्या बता रहे हैं टीचर, क्यों बता रहे हैं ये सब, इसका क्या फायदा है? सोच रहे थे कि नहीं ये बात? सर मुझे क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर वो जो आप बता रहे थे रिंग रिंग के बारे में बता रहे थे, वो तो कॉन्टिन्यूस नहीं है सर, क्योंकि उसमें जैसे कि शेल है हेमिस्फीयर का, हाँ, उसमें तो कॉन्टिन्यूस, वो सर कॉन्टिन्यूस नहीं है एकदम, उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है क्या नहीं है वो? कंटिन्यूअस नहीं है सर वो। बेटा कंटिन्यूअस का मतलब है कि हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम है। इधर इस पॉइंट पे भी डेंसिटी सेम, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम। मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी। सर ये इन शेल के सारे बारे में, क्या? शेल के बारे में बात कर रहा था सर मैं, हेमिस्फीयर शेल। हाँ शेल, हाँ ये है हेमिस्फेरिकल शेल, हाँ। इसमें सर कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्योंकि हॉलो है ना वो, कहीं कहीं पर मास है, कहीं हाँ, कहीं कहीं क्या नहीं है, चीज? कहीं कहीं पर मास है, कहीं कहीं अरे तो कहीं शेल है पर। ना। मास, जहां पे मास है वहां जहां पे मास लोकेटेड है वहां पे कंटिन्यूअस है। मतलब ये इसके सरफेस पे सारे पॉइंट पे डेंसिटी सेम है। ये है उसका मतलब। हाँ सर ठीक है, समझ शेल गया है, मैं। शेल है तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, बीच में मास नहीं होगा। हाँ सर। यहाँ पे ये रिंग है तो यहाँ पे मास नहीं होगा, पर यहाँ पर ये जो बाहर वाला सरफेस है जहां पर मास है, वहां सब जगह सेम है डेंसिटी है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब ये आपका क्वेश्चन एक, ये आपकी एक ऐसी प्लेट है। क्या है ये बेटा? प्लेट। प्लेट है। ये क्या है? एक प्लेट है। और इस प्लेट की ये एक लेंथ कैसी है? ए है। राइट। हाँ इस सर। प्लेट की एक लेंथ कैसी है? ए है। इस प्लेट का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। कैसे बताओगे? सर तीनों का इंडिविजुअल निकाल के फिर तीनों के बीच में गैप देख लेंगे और एक को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। तो जहाँ पर हेवियर साइड होगी वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, हेवियर मास होगा, ज्यादा क्या मास जहाँ होगा? पर होगा। क्या बोले थे? सर पर, हम्म। सर इसका तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सर, इसका सबका। हाँ ऑफ कोर्स यार, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हाँ। यूनिफॉर्म प्लेट है ना। तो फिर सर उसको सर बोलो फिर बोलो उसके बोलो। बीच में। ये 0,0 है। ठीक। हाँ अब सर। हम ये एक प्लेट इसको कंसिडर करें। एक इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, बोलो? हाँ सर। इसको हम तीन यस टुकड़ों सर। में कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं? एक ब्लैक टुकड़ा, एक रेड टुकड़ा और एक पिंक टुकड़ा। अब एक बात मुझे बताओ, ये ब्लैक टुकड़े का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। ब्लैक टुकड़े की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो इसके सेंटर पे होगा। क्या इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखें बताओ? क्या इसका कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिख सकते हैं, A/4, 3 A/4? सोच के बताओ। आराम से सोच लो 1 मिनट। सर ये ए बाई सर टू है। थ्री ए ए बाई बाई टू टू नहीं है? ये A/2 है, इसका भी आधा A/4। यहाँ पे ये A/2 है और उसके ऊपर A/4 गया तो 3A/4। देखो। सर थ्री ए हाँ, बाई टू होएगा, मतलब थ्री ए बाई टू होएगा। 3A/4 आएगा ना बेटा। 1 मिनट। हाँ 3A/4 आएगा ना बेटा। बेटा ये पूरी लेंथ ए है ना। यस। थ्री ए हाँ बाई 3A/2 तो ए से भी बड़ा है ना, ए से बड़ा कैसे हो जाएगा? समझे? सर रेफरेंस से तो थ्री ए बाई टू ही होएगा ना, क्योंकि एक स्क्वायर का
अच्छा ठीक है, समझ गए, मेरे को लगा एक स्क्वायर। ठीक है सर। एक एक स्क्वायर का ए नहीं है, टोटल ए लिखा है मैंने। यस सर, ऐसे ध्यान नहीं था। हाँ ये ध्यान रखना बेटा, है ना, एग्जाम में ये गलती मत कर देना। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्या ऐसा लिखें? सर हेलो। हाँ सर 3a/2 ही होगा ना? ध्यान से देखो बेटा, नहीं होगा 3a/2। इसका क्या लिखें हम? ये बाय 4 ही होगा। क्या इसका ये होगा बोलो? यस सर। अब सारे सिमिलर हैं तो इसका मास एम, इसका भी एम, इसका भी एम, सबका एम एम मान लें। बोलो, इसका भी यस मास सर। एम। आपका डाउट क्लियर हुआ जो पूछ रहा था? अरे जो अभी पूछ रहा था कुछ, उसका डाउट क्लियर हुआ, समझ आया कैसे लिख दिया? अब हम क्या लिखेंगे, एक्स सी ओ एम लिखेंगे कि नहीं बोलो? ये हाँ वाला सर मास, समझ आया। हाँ ये यस वाला सर। मास एम, इसका इंटू a/4। ये वाला मास एम इंटू उसका 3a/4, प्लस ये वाला मास एम इंटू उसका a/4। बोलो, डिवाइडेड बाई m+m+m 3m। ये एम से एम गया, ये कितना हो जाएगा? 3a/4 प्लस a/4 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। a प्लस a/4 कितना हो जाएगा? 5a/4। बोलो, क्या ये आंसर आ रहा है? सर वाई सी ओ एम भी सिमिलरली 5a/12 आएगा। बोलो, बोलो। हाँ सर यस सर। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये? समझ आया। आ गया? अब हाँ इसको सर। करने का एक दूसरा मेथड भी है। कैसा मेथड है? सर ये वाला जो एरिया था, जो खाली था, इसको आप क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हो? हम प्लस एम और माइनस एम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं? माइनस एम हाँ मास नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ये कैसा बन जाएगा? प्लस एम को अगर हम देखेंगे तो ये पूरा बड़ा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ये पूरा बड़ा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, जिसका मास 4m हो जाएगा, और उसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा a/2 a/2। और ये जो छोटा माइनस एम वाला मास होगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 3a/4 3a/4। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो ये हमारी मेथड कौन सी है? सेकंड मेथड, सेकंड। देखते हैं सेकंड मेथड से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। बाय नेगेटिव मास माइनस एम मास कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्स सी एम निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बोलो? सर पूरे बड़े वाले का मास कितना है? 4m, इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a/2। सर प्लस, सर ये वाला छोटे वाले का मास कितना है? -m, इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3a/4 अपॉन 4m-m। भाई कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बस उसको हमने क्या मान लिया? नेगेटिव मास मान लिया। ये कितना हो जाएगा? 2ma माइनस 3ma/4 होल अपॉन 3m। m से m गया, इसका एलसीएम लो। 4 2 8 -3 5a/4 इंटू 3। 5a/12 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे वाई सी एम यस भी सर। 5a/12 आएगा। बोलो, बोलो। यस हाँ सर। सर। क्या दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया कि नहीं आया? देखो, इससे और इससे। बोलो भाई। हाँ सर सेम है। यस सर, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और इस मेथड पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आया सर बताओ जरा। हम क्यों माने आपकी बात की क्वेश्चन आया है? चलो देखते हैं। अभी आप ही लोग बताना, क्या आपने ऐसा सवाल देखा है पहले कभी जिंदगी में? ठीक है, बताओगे? बोलो बेटा, बताओगे?
यस सर बताएंगे। बताओगे? क्या हो गया बेटू, आपका आवाज इतनी लो क्यों है, क्या हो गया? हम्म? सर बच्चे? आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ। कुछ भी नहीं हुआ सर। हम्म? कुछ भी नहीं हुआ। अब बताओ, याद आया क्वेश्चन? हाँ हाँ रिमेनिंग का निकाल देंगे और इस पूरे इस एक देखा हुआ एक सर। प्लेट है, ये इस कैसी प्लेट है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट में से काट के हटा दिया। इस प्लेट का मास m था। और इस मास m की प्लेट में से ये छेद ऐसा कर दिया, काट के हटा दिया। फाइंड सेंटर ऑफ मास। क्या ऐसा सवाल आपने देखा है? नहीं सर जेई मेंस में आया हुआ है। जेई मेंस में हम रोने लगेंगे, नीट में नहीं देखा है ऐसा सवाल? सर मैंने नीट के पीवाई क्यों नहीं देखे। क्या? सर मैंने नीट के पीवाई क्यों नहीं देखे, मोस्टली जेई मेंस से देखे हैं। अच्छा, खोल के देखना पी वाई क्यू। ओके सर। सर ये हाँ, कैसे डिस्क हो? है या स्फेयर है? लिखा है ना, प्लेट है बेटा, प्लेट। डिस्क है। तो डिस्क अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने की एक ही मेथड पॉसिबल है ना, और कोई तरीके से ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तरीका क्या है सर? हम्म। कैसे करेंगे? मान लेते हैं इसके रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है आर है। ठीक है, आर रेडियस है। तो सर पहले इनिशियली इसका पूरा एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, है ना? या हम क्या कह सकते हैं, एरियल डेंसिटी इसकी निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी सर? मास एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कट एरिया है, इस कट एरिया का मास कितना हो जाएगा, एम डैश कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी कितनी, ये आर है तो आर बाय टू। तो एम डैश कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर बाय टू का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम बाई फोर। मतलब यहां से हमने कितना मास काटा है, एम बाई फोर मास काटा है। तो हम मान सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्लस एम बाई फोर रख दिया और माइनस एम बाई फोर रख दिया। प्लस एम बाई फोर माइनस एम बाई फोर मिलके जीरो हो गए, जैसा पिछले क्वेश्चन में मान था। अब क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, प्लस एम बाई फोर को इस डिस्क के साथ मान लो तो ये पूरी कंप्लीट डिस्क हो गई। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, बड़ी वाली डिस्क का। और छोटी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब ये वाला पॉइंट। इसको अगर हम ओरिजिन मान ले 0,0, तो ये कितना हो जाएगा, 0,r/2, सॉरी r/2,0। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब क्या निकालोगे, एक्स सी ओ एम। एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा सर, बड़ी वाली डिस्क का मास कितना था, m, इंटू उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जीरो पे, एक्स, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, प्लस ये कटी हुई डिस्क का मास कितना है, माइनस एम बाई फोर, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आर बाई टू पे। बोलो, ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया, एम आर बाई माइनस एम आर बाई एट, कॉमा ये कितना हो जाएगा, 3m/4। क्या ये हमारे पास r/6 आ रहा है क्या? अच्छा, y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, y से m की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो। बोलो,
तो क्या हाँ सर। हमारे पास -r/6 मतलब यहां सेंटर ऑफ मास है कहीं पर फाइनल? बोलो। हाँ सर। आंसर आप यस बोलो सर। क्या? बन जाएगा ऐसा सवाल? हाँ सर। बोलो यार। हाँ सर। यस सर। हम्म। बन यस सर। जाएगा। हाँ सर। हाँ, बन जाएगा, देख करके दिखा दो फिर। कर दोगे? ठीक है भाई। कोई बच्चा है 2-3 बार मुझसे ये वाला टॉपिक पूछ चुका है भाई। ठीक है। अब जब हम आज पढ़ा रहे हैं तो वो है नहीं। ये एक डिस्क है जिसकी, ठीक है, ये ऐसी डिस्क है बेटा। ठीक है, थोड़ी रुक जाना, पेंटिंग कर दे हम, है ना। सही। इसकी रेडियस क्या है? 4r। ठीक। हाँ सर। और यहाँ पे जो हमने काटा है उसकी रेडियस क्या है? आर। आर रेडियस का यहाँ सर्किल काटा, यहाँ भी आर रेडियस का सर्किल काटा। ठीक। ऐसे इस पूरे डिस्क का जब कटा नहीं था, जब टोटल मास ऑफ डिस्क वाज m, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई। ए ऑप्शन। ऑप्शन में दे दूं? सिंगेज का सवाल है ये।
हाँ भाई, कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी को डिफाइन कर लेते, निकाल लेते, मतलब एम अपॉन पाई इंटू 4r का स्क्वायर। तो ये वाला जो यहां से जो मास हटा है एम डैश, वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। कितना हो जाएगा, एम अपॉन पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई में पाई कैंसिल, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर कैंसिल, एम अपॉन 16 है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? यस इसका मतलब सर। यहां हुआ, ये हुआ कि इस एरिया में हमने क्या रखा, प्लस एम बाई 16 रखा और माइनस एम बाई 16 रख दिया। सिमिलरली इस एरिया में भी हमने क्या किया, प्लस एम बाई 16 रख दिया और माइनस एम बाई 16 रख दिया। प्लस एम बाई 16 इस बड़ी वाली डिस्क के साथ मिल जाएगा, और उसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फिर कहाँ आ जाएगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। यस, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कि नहीं होगा, बोलो। सर पूरी रेडियस आर थी, 4r थी, उसमें से r घटा दिया, तो क्या ये 3r, 0 हो गया? और क्या ये 0.0, 3r हो गया? सोच के देखो। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। यस अच्छे से देख सर। लो भाई। हाँ, हाँ सर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, सही है ना? तो इस पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 3 मास हैं। यहाँ पे टोटल क्या है बेटा, 3 मास है। एक मास m है, एक माइनस एम बाई 16 है, और अगला भी माइनस एम बाई 16 है। पहला वाला जो मास है वो कहाँ रखा है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप पे। अगला वाला m बाई 16 कहाँ रखा है, यहाँ रखा है 3r i कैप प्लस 0 j कैप। और लास्ट वाला मास कहाँ रखा है, 0 i कैप प्लस 3r j कैप पे। बताओ, सब लोग एग्री हैं इस बात से? क्या ये बात से सब एग्री हैं? बोलो, एग्री हैं तो सिंपल, अब आर सी यू एम निकाल दो। m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m r1 की 0 i कैप प्लस 0 j कैप। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एम बाई 16, 3r i कैप प्लस 0 j कैप। अगला क्या है, माइनस एम बाई 16, 0 i कैप प्लस 3r j कैप। होल अपॉन कितना हो जाएगा, m माइनस एम बाई 16 माइनस एम बाई 16। ये पूरी की वैल्यू कैलकुलेशन क्या आएगी, देखो जरा। सही कितना आ जाएगा, 3 mr/16 माइनस 3 mr/16। और ये कितना हो जाएगा, 7 mr/8 हो जाएगा कि नहीं? 7 m/8, बोलो। कैलकुलेशन करते जाना, पेन नहीं चलाओगे बेटा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। ठीक है, ये आपकी बायो नहीं है बेटा, डायग्राम बनाने पड़ेंगे। 7 2 जा 14। और कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बोलो यार। सर मतलब हर बार माइनस वाला लेना पड़ेगा हाँ हाँ, इस टाइप के प्रॉब्लम को करने का यही तरीका है, कैलकुलेशन। माइनस लेना ही पड़ेगा। दिस इज द मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। अच्छा। बोलो, ठीक है? हाँ सर, समझ आया। समझ गए? तो भाई एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, अभी और पढ़ाऊंगा। इस टाइप का एक प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रॉपरली लिख के ग्रुप पे डालना है आपको, ठीक है?
सर थोड़ा अटक रहा है। क्या 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 बोल रहे हो बेटा? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो? सर मेरा वो चल नहीं रहा इसमें बरोबर, सुनाई नहीं दे रहा। सर क्या आपकी नहीं? आवाज भी क्लियर नहीं और स्क्रीन भी मतलब लैग होके चल रही लैग है। हो रहा है सर ज्यादा। लैग हो रहा है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। एक मिनट देखता हूँ मैं। अभी आवाज आ रही है? कभी भी नहीं आ रही? बोलो सर कुछ यार। सुनाई नहीं दे रहा। अभी आवाज आ रही है? सर अब आ हाँ रही है। आ रही है तो ना? अब आ रही। हाँ बीच हाँ में सर वो आप गया ये होगा, सर थोड़ा अब आ नेटवर्क रही गया है। होगा। ठीक है भाई। सर अब फिर से फिर वैसे से ही थोड़ा हो रहा है। अटक अटक रहा है सर। बहुत ज्यादा लैग हो रहा स्क्रीन है सर। स्क्रीन अटक रही है और आवाज भी अटक रहा है। अच्छा एक मिनट। अभी आवाज आ रही है? अब बताओ जरा। नहीं सर अभी भी नहीं। अभी भी नहीं आ रही आवाज? नहीं ऐसे कट कट होकर आ रही सर। तो हम अपनी सिम चेंज करा लेंगे आज। हो गया। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आप बरोबर है। यस सर अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। भाई ये एक डायग्राम है, ठीक है? भाई ये एक प्लेट है, उसमें से मैंने ऐसा एक स्क्वायर शेप का काट दिया, ठीक है? राइट। अब आपको हाँ सेंटर सर। ऑफ मास बताना है कहाँ होगा। ठीक है भाई। हाँ सर। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आपको ग्रुप पे डालना है, सिंगेज का सवाल है ये भी। ठीक। ये वाला जो कॉर्नर है स्क्वायर का वो सेंटर पे है, ये वाला कॉर्नर उसके सरकमफेरेंस पर है, ठीक है? हाँ सर। अब ये आपका होमवर्क है। अगला सवाल। अब मान लो ये वाला भी बड़ा फेवरेट है कि ये तो सर सिस्टम जो था आपका यूनिफॉर्म था, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम हुआ तो? ठीक है, तो क्या होगा? और इसमें भी सिर्फ एक ही केस आपको पढ़ना है, रॉड का केस, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, और कोई केस नहीं पढ़ना है नीट के लिए। ठीक है, ओनली दिस केस, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब जो सवाल मैं कराऊंगा सिर्फ उसी टाइप का आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक रॉड है बेटा, ऐसी एल लेंथ की, और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहां क्या था, डेंसिटी यूनिफॉर्म थी। मैंने बोला भी आपको कि डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। अब इस बार इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी डेंसिटी है ए प्लस बी एक्स। मतलब ये हमारा एक एंड है, इस एंड से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है उसकी। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। अब आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे वेरी गुड, इंटीग्रेशन लैम्डा से आएगा को। बेटा। ठीक है, ये हमारा 0,0 वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इस पॉइंट से एक्स दूरी पे एक छोटी सी ऐसी हम स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है। अब इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, डीएम। वो कितना हो जाएगा सर, रो इंटू डीएक्स, क्योंकि हमने डीएक्स विड्थ की स्ट्रिप ले ली। राइट।
हाँ सर। राइट, बोलो। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर? एल कॉमा जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेंथ टोटल कितनी है? एल। तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो। रो की वैल्यू क्या है सर? ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या आ गया बेटा? डीएम आ गया। बोलो। हाँ सर। आया? हाँ। अब क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत छोटी है, तो हम अजम्पशन ले सकते हैं कि इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई कर रहा होगा, हाँ सर। इस पतली सी छोटी सी स्ट्रिप का। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा जीरो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ सर सर। इसका हम सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ इस छोटी सी स्ट्रिप का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू इसका डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सर इंटीग्रेशन एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही है, डीएम कितना आ गया? ये आ गया ए प्लस बी एक्स। बोलो। सर हाँ स्ट्रिप के लिए तो लैम्डा होता था ना, बेटा। लेंथ वाला। ओ, आप लेमडा से दिखाओ, रो से इसमें दिखाओ, तो कोई एरिया फर्क नहीं लिख पड़ता। जाएगा फिर। हाँ, अगर आप रो से दिखा रहे हो तो यहाँ आप एरिया का टर्म मल्टीप्लाई करोगे इसमें। मान लेते हैं इसका एरिया ए है, हाँ तो तो आपको इसका वॉल्यूम हाँ हाँ। ए से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, फिर यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई होगा, यस। तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। समझे? यस। सर हाँ, वहाँ पे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिखने का कोई फायदा नहीं था इसलिए मैंने लिखा। बोलो। हाँ बोलो। सर वहाँ पे डीएम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा, तो हाँ आपने हाँ हाँ, ये तो वही लिखा तो नहीं मैंने लिखा क्योंकि। ना, डी एक्स इंटू ए लिख दिया ना। हाँ सर, बरोबर है, समझ आया। है ना? ए ऊपर नीचे से कैंसिल, क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ सर। अब लेंथ लेंथ इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां सर? जीरो से लेके एल, क्योंकि रोड कहां से जीरो से लेके एल तक है। हाँ सर। अब इसको इंटीग्रेट बहुत इजीली आप कर सकते हो। कैसे? एक्स इंटू ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बाई टू। बी एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? बी एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ऊपर जितनी पावर लिखी उसमें एक बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे पावर वन है तो एक बढ़ा दिया, दो आ गया, उस दो से ही डिवाइड कर दिया। यहाँ पावर स्क्वायर बनेगी तो एक बढ़ा दिया, तीन हो गया अपॉन तीन। बोलो। हाँ सर। नीचे क्या होगा? यहाँ एक्स की पावर जीरो लिखा है तो ये एक्स ए एक्स बन जाएगा, और ये बी एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक्स सी ओ एम क्या आ गया सर? एल यहाँ पुट करो, क्या आ जाएगा? ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री होल अपॉन, यहाँ आप पुट करोगे क्या? एल को क्या आ जाएगा? ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू। बोलो। अब हम क्या करें? कुछ नहीं करें, हो गया सवाल सॉल्व। हो गया ना? हाँ सर। एक एल कैंसिल कर दो, एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा? थ्री ए एल प्लस टू बी एल स्क्वायर। राइट, और यहाँ पे क्या बन गया? टू ए प्लस बी एल। यही बन रहा है कि नहीं? बोलो, देखो कैलकुलेशन सही है मेरी? यहाँ पे टू से कैंसिल होगा, थ्री बचेगा ना? हाँ, बोलो। कैलकुलेशन करो, पेन चलाओ बेटा। क्या ये बन रहा है? बोलो। सर वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें क्या? सर हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, तो वाई सी बिना कैलकुलेट करके लिख सकते हैं ना, जीरो हो जाएगा। अगर हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो मैंने आपको बताया ना कि उसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो। हाँ सर। ठीक है भाई? समझे कि नहीं? यस समझ आया। सर। हाँ, समझ गए सर। समझ गए? तो ऐसा यस सवाल सर। अगर नीट में आएगा तो आप कर लोगे? यस सर। हाँ, हाँ सर। एक और होमवर्क यस आपको दे रहा सर। हूं फिर मैं।
ठीक है, सिंगेज का सवाल है ये भी। कर दोगे? हाँ सर। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इजी क्वेश्चन है। ये एक रॉड है बेटा, जिसकी लेंथ अगेन एल है। ठीक है, अब ये ओरिजिन पे ऐसे रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट। अब इसका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से दिखाएंगे, वो है के एक्स स्क्वायर बाई एल। आपको निकालना है फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको डालना है किस पे, ग्रुप पे। ओके, हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये लिखा था? बोलो, हाँ सर। लिखा था? लिखा था? हाँ सर। क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, कोई दिक्कत है टाइम के रिस्पेक्ट में? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, m1 तो कांस्टेंट है, क्या ऐसा बनेगा? ले लो, 1 मिनट का समय ले लो और सोच के बताओ, क्या ऐसा बनेगा क्या जो मैंने लिखा है? इस पूरे मास को हम कैपिटल एम लिख देते हैं। बोलो। हाँ, हाँ सर। सारे बच्चे बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। लिख सकते हैं इसको क्या? ध्यान से देखो, क्या ये VCOM बन गया? पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी होती है, हाँ सर। काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। क्या ये ऐसा बन गया क्या, M1 V1 वेक्टर? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। यस सर। ओहो सर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया ये तो। अच्छा सर, ACOM, अब देखो, बिना हम कैलकुलेट किए ACOM बता सकते हैं ना, पूरा डिफरेंशिएट करोगे तो V की जगह A आ जाएगा। बोलो, हाँ सर। यस सर। बन जाएगा कि नहीं ऐसा? M को इस तरफ ले जाओ, क्या ये MACOM बन जाएगा? बोलो। हाँ सर। यस सर। सर ये क्या है? सर ये तो F नेट है, राइट है कि नहीं है? हाँ सर। और ये क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। ध्यान से देखो, MA क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। तो सारे के सारे फोर्सेस को हम इसलिए सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं, आपने पढ़ा होगा। बोलो। हाँ सर। अच्छा, यस इसमें सर। अगर आप M को उस तरफ ले जाओगे तो इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, PCOM वेक्टर। ध्यान से देखो, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, हाँ सर। लिख सकते हो? हाँ सर। मतलब सिस्टम का अगर आपको मोमेंटम निकालना हो तो सभी का मोमेंटम ऐड कर दो वेक्टोरियली। हाँ सर। अरे, सही बात है कि नहीं है? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। है? बताओ यार। हाँ सर। अगर है, फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर। ये मास्टर बड़ा अजीब है, इतने क्वेश्चन कराता है ना, छोड़ता ही नहीं है। हाँ, नहीं सर। शब्दिता सोच रही है, शब्दिता ही नाम है आपका? यस सर। शब्दिता बोल रही है कि कैसा मास्टर है, छोड़ता ही नहीं है, हाँ लगा पड़ा है। सर मैं कभी नहीं सोचती ऐसे। हाँ, हमको तो मालूम, मन ही मन सोच रही है ना मैं कभी शब्दिता? नहीं सोच सकती। क्वेश्चन में ठीक रहता है सर, क्या? श्योर।
थ्योरी से बेटर रहते हैं क्वेश्चंस। अब ये क्या है ना, अगर हम चीजों को सीक्वेंस में ढंग से पढ़े ना तो बड़े से बड़ा सवाल उखाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, ये 1 kg है, ठीक है, ये 2 kg है, ठीक। अब बोथ मासेस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली बोथ मासेस क्या थे, रेस्ट पे थे, राइट। हाँ सर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ये आपको बताना है। हम्म, कैसे करेंगे? सर पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर उसको सीओएम से निकाल सकते हो शायद। क्या कर लेंगे? तो पहला मेथड में मान लेते हैं ये दोनों सेम लेवल पे थे, ठीक है। ऐसे सेम लेवल से छोड़ा आपने, ठीक है। अब इसमें कितना लग रहा है बेटा फोर्स, 10 न्यूटन का। इसमें कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का। तो नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का आप निकाल सकते हो कि नहीं, 20 - 10/3, 10 हाँ अपॉन सर। थ्री तो हाँ ये सर। 10/3 से ऐसे जाएगा, ये 10/3 से ऐसे जाएगा। बोलो। हाँ सर। अब आप ये डिस्टेंस कितना कवर करेंगे दोनों, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ AT²। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इंटू 10/3 इंटू टाइम कितना है, 2 का स्क्वायर, 20/3 मीटर। इसका मतलब ये है कि कुछ 2 सेकंड बाद ये 20/3 मीटर ऊपर यहाँ चला जाएगा और ये 20/3 मीटर यहाँ नीचे चला जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं? अगर हम इसको ओरिजिन मान ले, ओरिजिन लाइन मान ले, तो ये 20/3 ऊपर चला गया, मतलब वाई इसका कितना हो जाएगा, 0, 20/3। और इसका वाई कितना हो जाएगा, 0, -20/3। तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, इनके सेम लाइन पे। फाइनल सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 1 × 20/3, +2 × -20/3, होल अपॉन 2 + 1 3। सही कर रहा हूं कि नहीं? ये हाँ कितना आ सर। जाएगा, यस सर। 20/3/3, -20/6 आ जाएगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। यस सही सर। बात। हाँ, हाँ सर। यस सर। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। बताओ तो यार। 20/9 आएगा ना? क्या? 20/9 आएगा। हाँ सॉरी, 20/9 आएगा, हाँ सॉरी, इतना। बोलो। हाँ सर। सही बात। ये तो सेंटर। काइनेमेटिक्स वाली मेथड हो गई। अब सेंटर ऑफ मास से कैसे करें? हाँ, सेंटर ऑफ मास से कैसे सोचें इसको? हाँ बोलो। हम्म। अरे बहुत इजी है बेटा। हम्म। अरे इस पे अभी हमने पीछे क्या देखा था,
एम ए सी ओ एम इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2, यही था। सर हाँ यस, यही था। अब एक बात मुझे बताना, ये क्या था, M1 A1 क्या था, M2 A2 क्या था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स था। क्या इसमें एक्सटर्नल फोर्स M1 A1 के वैल्यू 10 है, इसमें 20 है, और दोनों सेम वैल्यू है, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो 2 + 1 3 इंटू ACOM वेक्टर इज इक्वल टू 30 हो सकता है कि नहीं? 20 + 10 30, बोलो। हाँ सर ACOM वेक्टर कितना हो जाएगा? 10। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमको 10 मिल गया। बोलो, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे -j कैप लिख दें कि नहीं लिख सकते, बताओ? हाँ सर ऐसा लिख दें। यस अब सर। अगर ये हमने ऐसा लिख दिया तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा? UT प्लस हाफ AT²। ये तो जीरो इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू -10 j कैप इंटू टाइम कितना है? 2 × 2। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या अपन? नहीं सर गड़बड़ तो है, आंसर 20/9 आना चाहिए। समथिंग इज मिसिंग, कुछ गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी। एक बात बताओ, ये ऊपर की तरफ एक्सलेट होगा कि नहीं, और ये नीचे की तरफ एक्सलेट होगा? ए की वैल्यू यस हम अभी सर। निकाले थे ना, कितना? 10/3। तो ये कितना आ जाएगा? टेन यस बाई सर। थ्री आई जे कैप आ जाएगा कि नहीं, प्लस में? और ये ए की वैल्यू -10/3 जे कैप आ जाएगा कि नहीं, बोलो? यस सर। अब ये हम A1 A2 यहां पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 × ACOM इज इक्वल टू M1 कितना है? 1 × 10/3 जे कैप, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू -10/3 जे कैप। तो 3 × ACOM कितना आ गया? सही है, कितना आ जाएगा? -10/3 जे कैप आ जाएगा कि नहीं? ACOM की वैल्यू कितनी आ गई? -10/9 जे कैप। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? UT प्लस हाफ AT²। बोलो, एस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM, वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू -10/9 जे कैप इंटू 2 × 2, क्योंकि टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -20/9 जे कैप यहां से भी आ रहा है। -20/9 मतलब नीचे की तरफ 20/9 डिस्प्लेस होगा ये। बोलो, दोनों मेथड समझ आए? ये सेंटर ऑफ मास का मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है। हाँ, क्या? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बोलो। सेमी बोल रही है सर वो क्या बोल रही है? सेमी है बोल रही है रिपीट करने बोल रही है? सर नहीं पैरेलल सा है ये मेथड, ही कह रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ज्यादा पैरेलल सा है। डिफरेंस। यहाँ पे हमने प्योरली काइनेमेटिक्स यूज कर लिया, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास वाला मेथड यूज किया। सर हमने यहाँ बोलो। पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला हाँ, यहाँ हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है? हाँ सर सही बात। यस सर। समझ आया कि नहीं आया, बोलो यार। हाँ सर समझ आया आया? हाँ।
हम्म और सवाल हम देख रहे हैं आपके लिए। दे दो, हो गया। हाँ, एक और सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल मिल गया हमको। ठीक। क्या बोल रहा है सवाल, देखते हैं। पेन चलाते जाना बेटू मेरे साथ, है ना, दोनों बच्चे। सवाल ये बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू जीरो दोनों पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी आपको दिखाई है इसमें। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे सर। v1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे v2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 10 पे ये वाला पार्टिकल रखा हुआ है, ये x इक्वल टू 0 ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक है, हाँ सर। अब आपको ये बताना है हाँ, और क्या दिया हुआ है। हाँ, ये 1 kg का है। ठीक है, ये 2 kg का, ये पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल। राइट, अब आपको पहली चीज क्या बतानी है, पहली चीज आपको बतानी है t इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज आपको बतानी है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरी चीज आपको बतानी है t इज इक्वल टू, नहीं, आपको बताना है वेयर विल पार्टिकल मीट, या पार्टिकल कोलाइड। ठीक है, पार्टिकल कहाँ कोलाइड होगा। ठीक, फिर आपको बताना है टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कितने सेकंड बाद कोलिजन होगा, कोलाइड होंगे ना पार्टिकल। ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में मूव कर रहे हैं, म्यूचुअल ग्रेविटेशन में। यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशन है, ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। तो आपको बताना है कि पहले टी इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहाँ था, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, पार्टिकल कोलाइड कहाँ करेगा, टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा, कितने समय बाद कोलाइड करेगा। इतनी चीजें आपको बतानी है। एबीसीडी ऑप्शन नहीं है, एबीसीडी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 सवाल मैंने पूछे आपसे। ये आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। 5 चीजें बतानी है। ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक सवाल है ये स्टेटमेंट टाइप में भी पूछ लिया जाता है, जो न्यूमेरिकल में पूछ रहा हूँ उसे वो शब्दों में लिख के स्टेटमेंट में भी आ सकता है एग्जाम में। पेन चलाओ बेटा, फिर मैं समझाऊंगा इसको। सर हम्म हाँ बोलो। सेंटर ऑफ मास सर 7। पूरा पांचों पार्ट करो फिर मैं 20 बताता बाय हूँ। 5 के नहीं आ रहे सर, पहले 2 ही हो रहे बस।
7.5 आएगा। करो करो, 1 मिनट और ले लो, फिर मैं बताता हूँ। तो मेरा देख, 20/3 आ रहा है। हाँ करो पहले, फिर मैच करवाते हैं। -1/3 भी आ रहा है। चलो हमारी बारी। हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। ए पार्ट, t = 0 पे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बताना है। ठीक है, ये तो निकालना मैंने आपको सिखाया। इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 10,0। तो एट t = 0 XCOM क्या होगा सर? 1 × 0 +10 × 3, नहीं सॉरी 10 × 2, 2 है ना kg, अपॉन 2 + 1, 20/3 आ रहा है। यस सर। ठीक है, 20/3। आप बोल रहा t = 0 पे VCM बताना। तो t = 0 पे सर VCM बताना है। कैसे निकालोगे? 1 × इसका वेलोसिटी क्या है? 5 i कैप, प्लस 2 × इसका वेलोसिटी क्या है? -I। -3 i कैप। कितने बच्चों ने ये बात समझी कि ये -3 लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमको VCM क्या मिल गया? ये 5 - 6, तो -i कैप/3। बोलो, सबका यही आया? यस सर। हाँ। आगे के नहीं हो रहे। अब देखो, इस वाले पार्टिकल पे ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। और यस सेकंड वाले सर। पार्टिकल पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अगर हम दोनों पार्टिकल को एक सिस्टम मान लें तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? +FG - FG, दोनों अपोजिट है। ये कैसे पेयर है? एक्शन रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो? अगर हम इन दोनों पार्टिकल को एक सिस्टम मान लें तो नेट फोर्स 0 है। और अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। बोलो। सर जीरो कैसे है सर? हाँ, जीरो कैसे है सर? 0। जीरो कैसे है? वाई जीरो? फोर्स, नेट फोर्स 0 क्यों है? अरे भाई, वन वाले पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल कुछ ग्रेविटेशन फोर्स से ऐसे राइट हैंड साइड लगाएगा कि नहीं? हाँ सर, समझ यस आया, सर। समझ और आया। सेकंड वाले पे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेट लगाएगा। 0 चाहिए। तो नेट फोर्स हाँ दोनों पे 0 हो जाएगा ना? हाँ सर, समझ सर आया। वो पूछ रहे एक्सेलरेशन 0 कैसे है? क्या बेटा, नेट फोर्स ही 0 हो गया ना? तो यहाँ पीछे देखो लिखा था ना मैंने कुछ, क्या लिखा था? F net = ये दोनों टर्म कट गई, F net की वैल्यू 0 आ गई, तो ACOM 0 हो गया ना? नहीं हाँ समझे? सर, अरे F समझ net आया। की वैल्यू तो M × ACOM था। F net 0 हो गया तो ACOM 0 हो गया, M तो 0 है नहीं ना? नहीं समझे? अरे भाई, F net की वैल्यू क्या थी? M × ACOM। अब अगर ये टर्म 0 है तो ये वाली टर्म 0 होगी ना? हाँ सर। समझे? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। सही बात? हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, समझ आया। सर अगर ACOM 0 है, ठीक है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बेटा,
हाँ तो ये टकराएगा कहाँ, ये हमको बताना है। वेयर विल पार्टिकल कोलाइड, पार्टिकल कोलाइड कहाँ करेगा, ये कैसे बताएं बोलो। मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। हाँ, मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं इसमें, आ, क्योंकि नहीं। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हाँ है तो। एक्सटर्नल फोर्स, हाँ एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, हाँ वो तो है, पर मोमेंटम कंजर्व से थोड़ी कुछ आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टी सेंटर ऑफ मास तो हमको जीरो मिल गया, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमको ये बताना वेयर विल पार्टिकल कोलाइड। ठीक है, अरे बहुत इजी है बेटा, आपको VCOM पता है ना, -1/3 है। यस। यस सर। हाँ सर। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहाँ था, 20/3 पे, 20/3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास है। ठीक, इनिशियल केस, राइट। हाँ सर। अब मान लेते हैं टी सेकंड पे यहाँ पे कहीं कोलिजन हो रहा है, फाइनल केस, टी सेकंड बाद कोलिजन हो रहा है, राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा टी सेकंड पे, कितना होगा ये डिस्टेंस, कितना होगा सर, -1/3 की स्पीड से चल रहा है तो -T/3 कवर करेगा कि नहीं करेगा बोलो। तो ये यस सर। 23/3 -T/3 होगा कि नहीं, कॉमा जीरो, होगा बोलो। ये कैसे लिखा आपने? सर मुझे बेटा समझ। 20/3 पे इनिशियली था वो, यस सर। -1/3 सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, हम्म। मान लेते हैं टी सेकेंड के बाद कोलिजन हो रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का होगा, -T/3 होगा कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम। यस सर। हाँ, आ गया सर समझ में। ये होगा कि नहीं, इनिशियली ट्वेंटी यस बाई सर। थ्री पे था तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब कहां पे चला जाएगा, 20/3 -T/3। हाँ, यस सर। अच्छा, ये इतना हो गया, अब कैसे करें बताओ। यहां पे इस पॉइंट पे वो कोलाइड करेंगे, ये दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है। सर ये हाँ, सर टी बाई थ्री कैसे आया सर, समझ भी नहीं आया। अरे भाई टी टाइम के बाद मान लो कोलिजन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी इतनी है तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ सर। समझ गए। हाँ सर समझ। हाँ, तो इस पोजीशन पे कहीं कोलाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, अब हमको टाइम बताना है और कहाँ कोलिजन होगा ये बताना, जस्ट अ सेकंड ना। कुछ पार्ट मिसिंग है, एक सेकंड रुक जाना है ना। क्या दिक्कत आ रही है, कुछ एक पार्ट मिसिंग हो रहा है यार, कुछ दिक्कत है उसमें, पूरी कैलकुलेशन लंबी होती है, अरे इतना लंबा होना नहीं था, ये छोटा सा वाला होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाना।
अरे भाई, अपन लोग कितना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। हाँ, ये गलती हो गई। पता है क्या किया अपन ने? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? बोलो। हेलो। हाँ सर बोलो। हाँ, ये इतना अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? ये मैंने वैल्यू गलत ले ली इसलिए। यहाँ पे ना, यहाँ हमको 6 लेना चाहिए था। नहीं, इसलिए इतना मैं बोला नीट के लेवल का क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक वैल्यू गलत ले ली, ये 6 होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या है मालूम है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपके नीट में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपके नीट के लेवल का होगा। कैसे? अब VCOM निकालो, कितना आएगा? 1 × 6 i कैप +2 × -3 i कैप, लिखोगे कि नहीं? बोलो। ये हाँ कितना आ सर। जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अगर एक्सेलरेशन भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। यस सर। अगर एक्सेलरेशन भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, दोनों चीज 0 है। बोलो। हाँ, यस सर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ यस मास आप कैसे लिखोगे? वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? 0। मतलब सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। तो ये दोनों बॉल इसी पॉइंट पे कोलाइड करेंगे। मतलब 20/3 पॉइंट पे ही कोलाइड करेंगे। इसी पॉइंट पे बॉल कोलाइड करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। सर। हाँ पिछले सर। वाले क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो नीट में नहीं आएगा। ऐसा सवाल नीट में आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? 0। ये वाला क्वेश्चन आपका नीट में आएगा। यस। अब आप ये बताओ, यहां कोलिजन हो रहा, हमको पता चल गया। ये बॉल इनिशियली यहां थी, वेलोसिटी इसकी कुछ है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड है। राइट। बोलो। हाँ सर। तो यस आप सर। टाइम आप नहीं निकाल पाओगे, टाइम आपके लिए लेवल का नहीं है, क्योंकि इसमें ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आप नहीं बता पाओगे। कोलाइड कहाँ होगा ये बस बता पाओगे। बोलो। हाँ। हाँ। हाँ यस सर समझ सर। आ गया सर। हाँ, इतना ही आएगा बेटा, है ना? टाइम वगैरह आगे आपसे नहीं पूछा, कंटिन्यू। क्योंकि इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों पास में काम ये एक दूसरे की तरफ आएंगे ना, तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, हर दोनों बॉल की इंडिविजुअली। तो इंटीग्रेट करके आना पड़ेगा, वो आपके नीट के स्कोप के बाहर है। ठीक है, तो ये नॉट विल नॉट आस्क, ये जेई में पूछा जाता है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, कहाँ कोलिजन होगा, वो भी कब? जब आपको यहाँ पे ध्यान रखना VCOM 0 आ रहा होगा और ACOM भी 0 होगा। ACOM तो 0 होगा क्योंकि म्यूचुअल ग्रेविटेशन है, तो ACOM 0 होगा, VCOM भी 0 होगा। तो आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो जहां सेंटर ऑफ मास पहले था वहीं रह जाएगा। ठीक है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आई। हाँ। अब हम आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या बात सीखी इसमें, कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। ठीक है। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन ये वाला फेमस वाला है फिर। क्या? ये एक बोट है। ठीक है, जिसका मास स्मॉल m है, जिसकी लेंथ है l। इस बोट के इस तरफ कौन बैठा है? इस बोट के इस तरफ बैठा है शांतनु। ठीक है, इस तरफ पानी की बोतल रखी है, शांतनु को ये पानी की बोतल है, वाटर बोतल। ठीक।
वाटर बॉटल का मास हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल है। ठीक है, शांतनु का मास है कैपिटल एम। शांतनु को प्यास लगी, तो शांतनु पानी पीने के लिए गया, तो आपको बताना है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहता है। हाँ, वेरी गुड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सेस मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, इसको 0,0। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, तो इनिशियल केस में हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो ये 0,0 है, वाटर बॉटल का मास हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो बोट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, शांतनु का मास इंटू 0, क्योंकि शांतनु ओरिजिनल पे है इनिशियली, प्लस वाटर बॉटल का ये अपना ये इसका मास इंटू L/2। यस, बोलो। ये XCOM क्या होगा इनिशियली, फिर क्या होगा बेटा बताना, फिर फाइनल में क्या क्या होगा। फाइनल में सर बोट कुछ ऐसे मूव कर जाएगी x डिस्टेंस, ऐसे, और शांतनु यहाँ एंड पहुंच जाएगा। सर अगर ये बोट x डिस्टेंस ऐसे मूव की है, तो सेंटर, इस बोट का जो सेंटर था, ज्योमेट्रिकल सेंटर था, वो भी x डिस्टेंस यहाँ कहीं मूव कर जाएगा कि नहीं। सर L/2 कैसे है? हाँ सर वो L/2 कैसे है? बेटा, L/2 बोट के सेंटर पे होगा ना। एक बोट को फ्लैट एक लकड़ी की तरह मान सकते हो ना। हाँ सर। तो हमने अभी बताया था ना, यूनिफॉर्म बॉडी, कुछ नहीं बोला हो तो यूनिफॉर्म मानोगे, तो यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर मास मास था उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था, ये पीछे बताया, ये देखो इतनी स्लाइड पीछे, ये। हाँ सर। हाँ सर। सर ये बोट का मास है या सर क्या पर वाटर वो बॉटल का बॉटल का मास मास है? होगा ना? क्या, बॉटल का मास होगा सर वो? बोतल का बॉटल। मास नेग्लिजिबल बोला ना, नेग्लिजिबल। सर हाँ, अब, सर हाँ बोलो। हाँ, ये आपने वाटर बॉटल का मास, नेग्लिजिबल बोला तो बेटा। ये बोट का मास था ना एम, हाँ, इसमें कैपिटल सेंटर ऑफ स्मॉल मास एम में। बोट का मास था। सर ठीक मैं है, बॉटल का मास समझ 1/2 रहा को था। हमने जो एम से मल्टीप्लाई करा है वो एम बोट का मास है ना? हाँ सर बेटा, बोट का मास है। और, हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ। हाँ, अब जब शांतनु यहां से यहां पहुंच गया, तो बोट का जो सेंटर था वो यहाँ पे L/2 माइनस एक्स, ये बोट का सर सेंटर आगे भी से x डिस्टेंस यहाँ पर आएगा, और शांतनु यहाँ यहां पे पहुंचा है। तो शांतनु का क्या आएगा, L-x। बोलो। तो अब x सेंटर ऑफ मास कितने कैसे लिखेंगे, अब x सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, शांतनु का मास कैपिटल M इंटू, अब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, L/2 माइनस एक्स पे, प्लस स्मॉल m इंटू L-x। नहीं सॉरी, शांतनु कहाँ पहुंचा, L-x पे, प्लस स्मॉल m इंटू L/2 माइनस एक्स, होल अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होना चाहिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल m इंटू L/2, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बोलो भाई, कितना आ गया ये आ जाएगा ml प्लस स्मॉल m L/2, ठीक है, प्लस x, सॉरी माइनस x इंटू, बोलो। तो यहां से आपको जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का हुआ वो कितना मिल जाएगा बताओ, ये कैंसिल हो गया, क्या ऐसा ही आ रहा है कुछ, सही है कैलकुलेशन मेरी, देख लो भाई। ये सर यही आ रहा है। इतना बोट हिलेगी बताओ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। सही बात है। देख लो यार।
हाँ, बोलो बोलो बोलो। यस सर वो जो थोड़ा डिस्टेंस वाला समझ में नहीं आया। बेटा पूरी बोट आप अगर एक्स मूव करा दोगे तो जो सेंटर यहां था वो एक्स डिस्टेंस पीछे आ जाएगा ना। हाँ सर, फिर आपने वो जो मेरे से और जो सेंटर ऑफ मास का बोर्ड जो पॉइंट है वहाँ का डिस्टेंस एक्स कंसिडर किया। बेटा मैंने ये बोला है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं बनेगा, आराम से सोचो। एक्स, अगर आप लेफ्ट की साइड बोट को मूव करा दोगे तो बोट का सेंटर एक्स मूव करा, तो ये एल बाई हाँ टू माइनस एक्स पे पहुंच गया। हाँ सर। अब बोट का ये वाला जो एंड था, ये वाला एंड राइट मोस्ट एंड था, ये एल पे था, ये भी तो एल माइनस एक्स पे पहुंचेगा। हाँ सर। और आप इस एंड पे पहुंच गए हो, तो अब आप कहाँ पहुंच गए हो, एल माइनस एक्स पे पहुंच गए हो। हाँ सर। इतनी सी बात मैंने बोली बेटा। हाँ सर। बात समझे आप। हाँ सर। अगर बोट बोट तो सॉलिड है ना, बोट टूट थोड़ी जाएगी, बोट तो सॉलिड है। अगर बोट एक्स मूव करेगी लेफ्ट हैंड साइड, तो बोट का हर एक पॉइंट एक्स मूव कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सर। अब आपकी जो टेबल है जिसपे आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस टेबल को अगर आप 1 सेंटीमीटर किसी भी डायरेक्शन में खिसकाओगे, तो टेबल का हर एक पॉइंट उसी डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। हाँ सर। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ बोट का सेंटर एक्स सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो बोट का राइट लेफ्ट मोस्ट सेंटर भी आ गया। देखो ये भी एक्स पे आ जाएगा, ये वाला जो एंड है ये भी माइनस एक्स कोमा जीरो पे आ जाएगा। पूरी की पूरी बोट एक्स सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाएगी। हाँ सर। ठीक है, बोलो। हाँ सर। सही बात, सही बात बोलो। हाँ सर। यस ठीक है। अच्छा, अब अब हम लोग इसको कल करेंगे कंटिन्यू, हाँ कोलिजन बचा है, कोलिजन कल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद रोटेशन पे चले जाएंगे। सेंटर ऑफ मास में इतना ही है। ठीक, ओके सर। ठीक है बेटा, तो गुड नाइट, हम लोग मिलते हैं कल ना, 11:30 बज के आप लोग थक भी गए होंगे। यस, हाँ सर। थैंक ठीक यू। है। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर